गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सब आप लोगों ने एक बार कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नई बातें आज हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। वैसे तो कंटेंट में हर रोज कुछ न कुछ नया ही हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर आज कुछ और भी हम लोग नया डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंटेंट को हम शुरू करें उससे पहले जरा सिलेबस के बारे में बात करें। ड्यू टू फिजिकल एनवायरनमेंट जैसा हम लोग देख रहे हैं चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सिलेबस रिडक्शन की बात चल रही है। कुछ सीबीएसई ने गाइडलाइंस भी दी हैं सिलेबस को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बिगिनिंग से हम लोग एक बात करते चले आ रहे हैं, उसी चीज को आज फिर रिपीट करेंगे। देखिए, फिजिक्स का सिलेबस हम कम नहीं कर सकते, मतलब हमारे पास में एक सॉलिड रीजन है इस चीज को कहने का। रीजन बड़ा सिंपल सा है। कोई भी न्यूमेरिकल आप उठा के देखते हैं, उस न्यूमेरिकल के अंदर दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगे होते हैं। और स्पेशली जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, हॉट क्वेश्चंस की बात करते हैं, या सीधे सीधे भाषा में ये कहिए कि अगर किसी बच्चे को 85 से ऊपर मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए जो 15 नंबर का कंटेंट है, देखिए प्रैक्टिकल तो 30 मार्क्स का है, उसमें तो कुछ चेंज होता नहीं है, तो आउट ऑफ 70 जो 15 मार्क्स का कंटेंट है वो निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल वाला होता है। और वो मुश्किल वाला बनता ऐसे ही है कि उसमें दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट को मिलाकर के बच्चे से डिस्कस किया जाता है। हम कितने भी टॉपिक यहां पढ़े हैं वो सारे पीछे वाले जो टॉपिक होंगे उनके साथ में इंटरलिंक होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक हम स्किप भी करते हैं, सिलेबस से हटा दें, तो उसकी आगे जरूरत हम लोगों को फिर पढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये मजबूरी होती है कि हमें सारे टॉपिक को पढ़ना ही होता है। बस ये हो सकता है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, तो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, सो कॉल्ड जो सिलेबस में नहीं है, उन टॉपिक पे हम एम्फेसाइज कम करें, उनके जो पूरे पूरे डेरिवेशंस हैं उनको हम लोग तैयार करके ना जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए कि पर्टिकुलर चीज कहां से आई, कैसे आई, तभी हम लोग फिजिक्स में आगे सर्वाइव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, उन गाइडलाइंस की बात चैप्टर वाइज हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी जहां तक ईएमआई की बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात है, तो उसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो भी टॉपिक पहले थे वही आज भी है। डियर स्टूडेंट्स, एक और मजेदार सी बात है, जब वो सिलेबस लिखता है तो बड़ी चालाकी के साथ में लिखता है। क्या लिखता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। अब देखो भैया, इंड्यूस ईएमएफ करंट को खत्म अगर करना है तो सिंपल सा कहते हैं कि व्हेनेवर ए कॉइल और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस। लेकिन इतने से बात तो बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों को सारी चीजों को देखना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे, जैसे हम एसी की बात करेंगे तो ऑल्टरनेटर आएगा। अब ऑल्टरनेटर में जो प्रिंसिपल है वही हमारा क्या है? फ्लक्स चेंजिंग का है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंजिंग का है। मान लो मैं यहां छोड़ भी दूं तो वहां फिर मेरे को परेशान करेगा। हिस्टेरेसिस है, बहुत दिनों से हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब ट्रांसफार्मर की ड्रॉबैक्स आती हैं तो हिस्टेरेसिस के बारे में वो जरूर कहता है, जरूर पूछता है, आपको जरूर लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सारी चीजों को कंक्लूड करता हूं बिना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के, कि देखिए जितने भी टॉपिक हम लोग यहां पे कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं। जब फाइनल एग्जामिनेशन की बात होगी तो उससे पहले हम यहां से कुछ गाइडलाइंस देंगे, यहां से आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अब आप ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सीबीएसई फाइनल एग्जामिनेशन छोड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां जितना हम लोग कर रहे हैं वो पूरा कर रहा है, बिल्कुल किसी कंफ्यूजन में रहना है। ये जो सिलेबस कम और ये सारी जो चीजें हैं, ये जो मीडियन स्टूडेंट्स होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए है कि भैया अगर वो 100 में से 70, 75, 80 नंबर तक भी ले आएंगे तो बहुत कुछ हो गया। लेकिन फिजिक्स में 85 या इससे नीचे की बात हम लोग करें तो उससे कुछ मिलता नहीं है। आप डीयू का एडमिशन देख लीजिए, आप किसी भी दूसरी फैबुलस यूनिवर्सिटी का एडमिशन देख लीजिए, नो डाउट 90% से नीचे तो होता ही नहीं है। अब बात आती है किसकी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के। इंजीनियरिंग, अगर आप आईपी के कॉलेज में भी जाना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं,
तो वहां आपको एंट्रेंस देना ही देना है। और जब आप एंट्रेंस देंगे तो क्वेश्चंस की लेवल जो है वो आपको पता ही है क्या आने वाली है या क्या आती है। वहां तो नेगेटिव मार्किंग और होती है, तो तुक्के भी नहीं लगाए जा सकते। जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो स्टूडेंट एवरेज है, जो टॉपिक को स्किप करके चल रहा है, वो बच्चों नेगेटिव में ही मार्क्स लेके आता है, पॉजिटिव में उसके मार्क्स आते नहीं है। सिलेक्शन तो बहुत बात की बात है। फिर क्या होता है, भैया साइंस से 12th की थी तो पेरेंट्स के पीछे पड़ता है और 5-7 लाख रुपए कैपिटेशन देकर के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। फिर वहां क्या होता है, वहां भी बड़ा मजेदार सा केस होता है। जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है तो 2 बैक आ जाती हैं, दूसरा सेमेस्टर होता है 2 और आ जाती हैं, तीसरा सेमेस्टर होता है तो 2 और आ जाती हैं। हर सेमेस्टर में बैक आती चली जाती हैं। 4 साल की इंजीनियरिंग या तो पूरी होती ही नहीं बच्चे की, अगर हो भी जाए तो 6 साल में जाके होती है। अब 6 साल में जब जाके इंजीनियरिंग कंप्लीट होगी तो डियर स्टूडेंट्स कैंपस का तो वो मतलब ही नहीं है। वैसे ही कैंपस बहुत कम लोगों का होता है। अगर कैंपस आता भी है तो ऐसे बच्चे जिनकी बैक है उनको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। फिर उनको असल में कब पता लगता है, असल में पता लगता है जब उनकी बीटेक हो जाती है 6 साल में या 5 साल में। मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं तो जितना पैसा वो खर्च कर रहे होते थे इंजीनियरिंग करते समय, पापा से बाइक ली थी, मोबाइल लिया था, कॉलेज की फीस भी मैं समझता हूँ 1-2 लाख रुपए साल की जा ही रही थी। अब अगर ऑन एन एवरेज आता है तो 18-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए वो बच्चा अपने ऊपर खर्च कर रहा होता है जब इंजीनियरिंग कर रहा होता है। जब वो जॉब के लिए जाता है तो वो 15 हजार रुपए की नौकरी उसे कोई देता नहीं। तो बच्चे पता तो तब लगता है कि हमने क्या किया था जब हम 12th में पढ़ रहे थे। तब जो है थोड़े से दिमाग के चक्षु खुलते हैं। साल 2 साल में अगर उसने उन सारी कमियों को, वही चीज जो आज हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों को फिर दोबारा से उसने कर लिया, थोड़ा सा नॉलेज गेन कर ली, थोड़ा सा काम कर लिया या फील्ड चेंज कर दिया, फिर तो आसान काम है। बीटेक करने के बाद में पापा की कपड़े की दुकान पर बैठ गए, गुड, वेरी गुड। बच्चा साहब इंजीनियर है लेकिन कर क्या रहा है, कपड़े की दुकान कर रहा है। अरे भैया मैं ये नहीं कहता कि कपड़े की दुकान करना बुरा है, लेकिन अगर कपड़े की दुकान करना ही था तो फालतू में एक अलग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट साइंस पढ़ना और फिर उसके बाद में क्या इंजीनियरिंग करना, उन सब की जरूरत क्या थी। आप अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग काम करते, उसमें बहुत अच्छा काम करते और फिर फाइनली आपको जो भी बिजनेस ऑफ करना था कर सकते थे। तो डियर्स समझिए मैं क्या कह रहा हूं। निश्चित रूप से फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो ये सारा कंटेंट आपको करना ही करना है, इसमें स्किपिंग की गुंजाइश नहीं है। बस गुंजाइश अगर होगी तो फाइनल एग्जामिनेशन से जस्ट पहले हम यहां से गाइडलाइंस दे देंगे। अभी आपको ये पूरा एज इट इज करना है। पीछे भी टॉपिक है, जस्ट लाइक हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर्स की बात करें तो उसमें से कुछ पोर्शन हट गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी उसको तैयार कीजिए। सारे टॉपिक आगे कंटिन्यूटी में है, उनको तैयार करने में हेल्प करेगा। फाइनल एग्जाम होगा उस समय आपको बता देंगे कि भैया ये क्वेश्चन मत करो, यहां से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम निश्चित रूप से उन क्वेश्चंस को हटा देंगे तो आपका काम एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगा। बट सिंपली अगेन यू हैव टू डू थॉरोली स्टडीज, जो भी टॉपिक्स हम लोग यहां ले रहे हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। हम लोग अब आगे की बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या अदर मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। देखो हमारे पास फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा था। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर ईएमएफ मेरे को निकालना है तो E इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी मैं लिखता हूं। माइनस का साइन छोड़ देते हैं, यहां सिर्फ हम लोग बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड की। माइनस के साइन को अलग छोड़ देते हैं, लेंथ के थ्रू हम लोग डायरेक्शन ले लेंगे। तो बच्चों ये चीज मेरे पास आती है मैग्नीट्यूड डी बी ए कॉस थीटा डियर स्टूडेंट्स अपॉन में dt। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है, पिछली क्लास में भी हमने किया था, एक तरीके से रिपीट हो रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों के सिलेबस में, तो इसको तो वो कभी छेड़ेगा नहीं, चेंज करेगा नहीं, तो ये तो भैया बाहर आ जाएगा। अब बात आती है एरिया को हम वेरी कर सकते हैं। एरिया को वेरी कर सकते हैं तो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एरिया चेंज करके कैसे ईएमएफ आएगा वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो तो ये था BLV, ठीक है, मैक्सिमम, और साइन थीटा आ गया था हमारा अगर हमें निकालना है तो। BLV साइन थीटा का कॉन्सेप्ट था। चलिए अब तीसरा तरीका बचता है मेरे पास, किसका, थीटा का। डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस थीटा को टाइम के साथ साथ चेंज करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे पास फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होगा।
डियर स्टूडेंट्स, अब थीटा को चेंज करने का तरीका क्या है समझिए। थीटा इक्वल्स टू हम लोग यहां पे जानते हैं क्या, ओमेगा इंटू टी होता है। तो हम लोग क्या करें, इस टी के साथ साथ इस ओमेगा को क्या करते रहे, चेंज करते रहे। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या करते रहे, चेंज करते रहे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें तो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगेन वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो मैं कह दूंगा कि ऑब्वियसली मेरा थीटा चेंज हो रहा है। थीटा चेंज हो रहा है तो मैं कहूंगा कि ईएमएफ यहां पे इंड्यूस हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं पहले डेरिवेशन की बात करूं तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू ये b इंटू ए तो बाहर आ गया, साथ में आ गया d cos ओमेगा t ओवर dt। डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं जब cos ओमेगा t का आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा b a ओमेगा साइन व्हाट, ओमेगा t। तो बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो आ गई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखिए अब यहां मैं अगेन साइन को कंसीडर नहीं कर रहा, मैंने माइनस प्लस का झंझट छोड़ ही दिया है। वो डायरेक्शन हम लोग अगेन राइट हैंड रूल से या व्हाटएवर सो लेंस रूल से निकाल लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, cos ओमेगा टी में ये ओमेगा जो है वो टाइम का फंक्शन है, इसलिए एक बार तो cos का डिफरेंशिएशन मैंने किया तो साइन आ गया, दूसरी बार ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास ये ओमेगा बाहर आ गया। इस तरीके से बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। अब देखिए क्या है, मान लीजिए मैं इस डायग्राम में इस चीज को देखता हूं तो ये सपोज मेरे पास में कोई क्या है, लूप है। इस लूप का एरिया क्या है, ए है, मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब इस लूप को अगर मैं ऐसे करके घुमाता हूं तो नो डाउट क्या हो रहा है, ओमेगा टी चेंज हो रहा है या मेरा थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मेरा इंड्यूस ईएमएफ आ गया है। अगेन वी आर कीपिंग हियर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, इस लूप में मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, काफी सारे क्या हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो सिंपली आई मे राइट इट व्हाट n हियर, मैं यहां n से मल्टीप्लाई और कर दूंगा। एक बात और समझनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां बिगिनिंग से ये थीटा क्या था, या यहां पे आकर के ओमेगा टी क्या हो गया, या यहां पर ये ओमेगा टी क्या है। नो डाउट थीटा ओमेगा टी चीज तो एक ही है, तो मैं यहां से ये समझ लूं कि ये थीटा क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ध्यान रहे दैट इज एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मेरे को दिख रहा है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सबको दिख रहा है। लेकिन अब मैं एरिया वेक्टर की बात करूं, सपोज ये मेरा कॉइल है तो ये एरिया वेक्टर है, ये जो मेरी फिंगर बाहर की तरफ निकल रही है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे ये जो थीटा है बड़े केयरफुल होकर के लगाना है। ये हमेशा नॉर्मल टू कॉइल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, निकाल लेंगे। यहां से E आ गया मेरे पास में ये। अब बच्चों यहां मैं बात करना चाहूं E मैक्सिमम की, E मैक्सिमम को मैं सपोज E नॉट लिख देता हूं। ये कब हो सकता है, ये मेरा तब हो सकता है जब साइन ओमेगा टी मेरे पास कितना हो, 1 हो। ये तब हो सकता है जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री हो। डियर स्टूडेंट्स, ये ओमेगा टी की 90 डिग्री वैल्यू क्या है वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास में ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, दूसरा मैग्नेट है ये साउथ पोल, और अब इसके बीच में ये कॉइल है। क्या है, ये कॉइल है, सब लोगों को दिख तो रही होगी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया मेरा ये डायरेक्शन, गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट, और ये हो गया नॉर्मल टू क्या, कॉइल, नॉर्मल टू कॉइल। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू कॉइल के बीच में इस समय एंगल बन रहा है 90। तो ये वाली सिचुएशन जहां ओमेगा टी 90 था वो यहां बनती है, मेरे डायग्राम के ऊपर या मेरे हाथ के थ्रू आपको ये दिख रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, जिस समय ये कॉइल मेरी इस ओरिएंटेशन में होगी उस समय क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई BAN ओमेगा। इस तरह से मैं इसको और भी नोटेशन दे सकता हूं, E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं E नॉट साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इंड्यूसिंग ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आ गया।
कब? जब मैं टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं। किसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं? कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं। आई होप सो ये छोटा सा डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला डायग्राम आप यहां से देखेंगे, दूसरा डायग्राम इसी को हम लोगों ने एंगल चेंज करते हुए ये दिखाया हुआ है कॉइल के साथ में। तीसरे चौथे डायग्राम की बात हम लोग करेंगे। नो डाउट जैसे जैसे ये ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू चेंज होगी, जिसमें मैक्सिमम ईएमएफ की बात मैं आपको बता चुका हूं। जिस समय साइन ओमेगा टी 1 है उस समय होगा। साइन ओमेगा टी 1 है, इसका मतलब ओमेगा टी मेरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री किस सिचुएशन में, ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई है। तो जैसे जैसे ये कॉइल चेंज होगी, ओरिएंटेशन चेंज होगी, ईएमएफ का सिनेरियो क्या होगा मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करता हूं नेक्स्ट पेज पे। इसे एक बार देख लीजिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ये जरा हम लोग डायग्राम को फिर और अच्छे से एक बार देखते हैं। मजेदार सा कॉन्सेप्ट ये देखिए, बड़े काम का कोशिश की गई है रिप्रेजेंट करने की, कितना बेटर तरीके से हो सकता था। देखें डियर स्टूडेंट्स, पहले डायग्राम में ये कॉइल हम लोगों को दिखा रखी है। इंड्यूस ईएमएफ की बात ई नॉट साइन ओमेगा टी है सिंपलेस्ट फॉर्म में। न्यूमेरिकल्स करने के लिए एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये बात आप लोगों को पढ़नी है ईएमएफ के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ई नॉट की वैल्यू मैं समझता हूं इसके बराबर हो गई, आप कंपेयर कर सकते हैं जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये ओमेगा टी मेरा चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ओमेगा टी चेंज हो रहा है, ये मैंने यहां डिफरेंट ओरिएंटेशन के डायग्राम को बनाने की कोशिश की है। बार बार मेरा एंगल थीटा या ओमेगा टी चेंज हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट, जहां ये ओमेगा टी 90 था वहां पर ये ईएमएफ मेरे पास मैक्सिमम है। देखेंगे पाई बाई 2 यहां पे दे रखा है और ये ई नॉट मैक्सिमम आ गया। जहां मेरा पाई एंगल हो गया तो जीरो ईएमएफ आ गया। देखिए अच्छी सी फिगर है, आपको अपने हाथ से बना के देखनी चाहिए, एग्जाम में आपको बनानी होती है। 10th के सिलेबस में से अब ये हट ही गया है, तो 10th के सिलेबस में तो आप ऑल्टरनेटर में से कुछ पढ़ोगे ही नहीं, या इस साल जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे मेरा एंगल चेंज हुआ तो नेगेटिव में ईएमएफ चला गया, फिर दोबारा से मेरा जीरो आ गया और शुरुआत मेरी जीरो से हुई थी। ऑब्वियसली शुरुआत मेरी जीरो से हो रही है तो साइन कर्व है, सब लोग जानते हैं, मेरी इक्वेशन भी साइन के टर्म्स में ही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और रोटेशन एंगल इन दोनों को लेकर के ये मैंने दिखा दिया। डियर स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिवली ये वैल्यूज मेरी चेंज हो रही हैं, इसलिए मैं इसको कहता हूं एसी ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी वोल्टेज। अब एवी जो एसी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मली बुक्स में कहीं मिलता नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता, मैं एसी ऑल्टरनेटिंग करंट कहता हूं। अब कोई स्टूडेंट यहां पीछे से कहेगा कि सर करंट कहां से आ गया? अरे भैया करंट निकालना कौन सी बड़ी बात है। अगर इस कॉइल का सर्किट कंप्लीट है तो ऑब्वियसली इसका कोई फाइनाइट रेसिस्टेंस होगा। सपोज वो फाइनाइट रेसिस्टेंस स्मॉल आर है तो ऑब्वियस है करंट आई इक्वल्स टू ई ओवर आर होगा। मैं इसको लिख सकता हूं एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी ओवर स्मॉल आर। इस तरह से यहां पे करंट आ गया। अब ये करंट भी क्या कर रही है? वेरी कर रही है टाइम के साथ साथ, तो मैं ऐसे कहता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को रोटेटिंग कॉइल्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड से ही मिलता है। होता यह है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस कॉइल की हेल्प से बार बार क्या होता है? चेंज होता है। जैसे जैसे मैं कॉइल को घुमाता हूं वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर सर्किट कंप्लीट है, फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो करंट भी फ्लो होगी, जिसे मैं इंड्यूस करंट का नाम दे सकता हूं, दैट इज ई ओवर आर। यहां पे मेरे पास एक्सप्रेशन भी मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से अब न्यूमेरिकल्स आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ये नोट कर लेंगे जो भी कुछ आप नोट करना चाह रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए अब यहां थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज में कुछ बातें आपको बता रखी हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या हॉट्स में आप लोगों से डिस्कस हो जाता है, शेयर हो जाता है। क्या है जरा समझते हैं। ये कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय स्टेशनरी चार्ज। अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सब लोग जानते हैं। हैव वैनिशिंग एंड पाथ डिपेंडेंट। ये जो है
पाथ डिपेंडेंट होता है और वैनिशिंग यानी खत्म होने वाला होता है। इंडिपेंडेंट लूप इंटीग्रल्स, सच फील्ड्स आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड्स। बस कंजर्वेटिव फील्ड्स क्या होते हैं ये डिफाइन यहां पे हमने दे रखी है, और इसको मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ पाथ इक्वल्स टू 0, यानी आप यहां से चले और यहीं पे आ गए तो नो डाउट जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गॉर्डन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इनको हम लोगों ने कंजर्वेटिव फील्ड्स का नाम दिया है। अब इसके विपरीत जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत हमें है, जिसकी वजह से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने वाले हैं, जिसकी वजह से हम सारे काम कर रहे हैं, उसे जरा देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए ये क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो स्टेशनरी चार्ज से बन रहा था, वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन अब अगर टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज हो रहे हैं, अरे भैया फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस थीटा था। अब अगर मान लीजिए इसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं, जो तीसरा काम था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ मेरा इंड्यूस होगा। आई होप सो ये बात आपको सबको क्लियर है। तो इसी बात को कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएटेड बाय द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैव नॉन वैनिशिंग लूप इंटीग्रल्स। यानी अगर मैं एक जगह से घूम के वहीं पे आता हूं तो ये नॉन वैनिशिंग यानी न खत्म होने वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे। इनको मैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के नाम से जानता हूं, और मैथमेटिकली ये आप सबको पता है। अब देखिए कोई बच्चा कहता है जी मैंने तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को पढ़ा ही नहीं है। अब भैया नॉर्मल सी बात है, पढ़ा नहीं है तो अब पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हम देखें तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट 11th के फर्स्ट चैप्टर में था, फिर उसके बाद में हम लोगों ने वर्क ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ा, फिर उसका एग्जांपल ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा, फिर हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर, फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट टॉपिक तो वही है। अब अगर कोई 11 से कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हटा दे तो भैया क्या होगा, वहां से हट गए यहां परेशान करेंगे। तो बात एक ही है, जिसने 11th में नहीं पढ़ा था अब पढ़ लो, सिलेबस में नहीं था अब पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स की बात हम लोग कर रहे थे। तो ये कौन से फील्ड होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, यानी पाथ डिपेंडेंट होते हैं। यहां पे क्लियर मेंशन है, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर मैं इसका क्या करता हूं, इंटीग्रेशन करता हूं, तो ये किसके बराबर आता है, d5 ओवर dt के बराबर आता है। डियर स्टूडेंट्स ऊपर भी आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा था, यहां पे पढ़ा था EDL इक्वल्स टू 0। ये कब के लिए था, ये तब के लिए था जब आपके पास स्टेशनरी चार्ज थे, और ये कब के लिए है, जब आपके वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में हम लोग बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर मेरे पास क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो पोटेंशियल के बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूं। क्या E इक्वल्स टू dV ओवर dl होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। माइनस का साइन डायरेक्शन के लिए होता है, आप सब लोग ये बात भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक दूसरे से अलग नहीं है, उनको अलग किया भी नहीं जा सकता। तो यहां से जब मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो निश्चित रूप से मैं पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट ले सकता हूं। क्या कहता है वो आगे कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मीनिंगफुल ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्ज के लिए है। इसका यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट हैज नो मीनिंग फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाय मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से अगर मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है तो वहां पोटेंशियल का कोई भी एस्पेक्ट हम लोगों को कंसीडरेशन में नहीं लेना है। सो दैट इज अ कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। तो डियर स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पार्ट जो है 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सीबीएसई जनरली नहीं पूछता। हां लेकिन अब मान लीजिए नीट का कोई एग्जाम देता है बच्चा तो उसके ये क्वेश्चन बड़ा वजह से आ सकता है। देखिए क्या कहता है, the heart beating induce AC in the surrounding tissues. The detection and study of these currents is called electrocardiography, which provides valuable information regarding the pathology of heart. अब ये स्टूडेंट्स नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से ईएमएफ बनेगा या उससे इंड्यूस करंट्स होंगी। अगर मैं उनको क्या कर लूं, मेजर कर लूं, तो निश्चित रूप से हार्ट के बारे में मैं काफी जानकारी ले सकता हूं।
तो होता भी यही है। डिस्टेंस बहुत नॉर्मल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप सब लोग जानते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं ओनली फॉर योर जॉय। भाई हार्ट के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हमारा हीमोग्लोबिन या हमारा ब्लड या हमारा हार्ट कहां पे है? अर्थ पे है। अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मान लीजिए ब्लड में सर्कुलेशन होगा या हार्ट में पंपिंग होगी तो ऑब्वियस है क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा? दौड़ेगा या अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करेगा तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस ईएमएफ बनेगा तो उससे क्या हो सकता है? करंट फ्लो हो सकते हैं। उन माइन्यूट करंट्स को अगर मैं मेजर कर लूं तो इजीली मैं अपने हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पता कर सकता हूं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर पढ़ता हूं। जो लोग मेडिकल साइंसेज में हैं अकेले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के ऊपर पूरा 1 साल लगाएंगे, जो कॉन्सेप्ट यहीं से है। पूरा 1 साल लग जाता है, ठीक है ना। और बड़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है मेडिकल साइंसेज की जो इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो आई होप सो आप कोरिलेट करने में बिल्कुल इजी फील कर रहे होंगे कि हम किस तरीके से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स या इंड्यूस ईएमएफ की जरूरत महसूस करते हैं किसमें? मेडिकल साइंसेस में। तो डिस्टेंस अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक छोटा सा पढ़ा है एनबीए sin थीटा वाला या E = E0 sin ओमेगा टी वाला। उसके बेसिस पर हम एक दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। अगर न्यूमेरिकल हमसे हो गया तो निश्चित सी बात है कि हम मानेंगे कि हम लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया। अगर न्यूमेरिकल नहीं हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत है, समझने की कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज यूजुअल जब आप बैकअप क्लास ले रहे होंगे तो अपने आप से क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। क्लास को पॉज कर देंगे ऊपर वाले सेक्शन में ही। जब आप पढ़ चुके होंगे, अपनी कोशिश कर चुके होंगे, तब मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और मेरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द वे कि आप किस तरीके से अपनी मेंटल ग्रोथ कर सकते हो। आपने सीधा सीधा आंसर लिया, रट लिया या लिख दिया या इसको कॉपी आउट कर दिया तो वो तीसरी चौथी क्लास का काम है। दैट्स माय ओपिनियन। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं सबसे पहले ले लूं एरिया = 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और मैं इसको लिखूं 300 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये मेरा SI सिस्टम का आ गया। आगे कहता है n 25 टर्न्स। मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें अभी पढ़ा था कितना? n, कैपिटल N, दैट इज 25। रोटेट अबाउट वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ। एंगुलर स्पीड को नाम कुछ भी दो, लेकिन आप जो है यहां से 40 पर सेकेंड इसकी यूनिट को ध्यान से देखो। इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? 0.05 टेस्ला है। ऑब्टेन द मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल। आपने मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है, यानी इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। इसी को वो वोल्टेज कह रहा है, ये चीज निकालनी है। अब इसमें दो खास बातें जो मुझे और देखनी चाहिए। सबसे पहले वो कहता है जी वर्टिकल डायमीटर और यहां कहता है जी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों बातें होना बहुत जरूरी है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टली डायमीटर है, तो ऐसी स्थिति में तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होना ही नहीं है क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी तीसरी बात तो कुछ बचा ही नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो ये आपको देता ही है। डिस्टेंस देखिए अब क्या रह गया? अब तो कुछ नहीं रह गया मेरे पास। इंड्यूस ईएमएफ जिसको मैं वोल्टेज यहां पे कह रहा हूं, दैट इज व्हाट? NBA ओमेगा, साथ में क्या? साइन ओमेगा टी। ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास सब कुछ है, एन भी है, बी भी है, ए भी है, ओमेगा भी है। साइन ओमेगा टी मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर डाल देंगे तो मैक्सिमम कुछ भी रहा है, ये रहा मैक्सिमम। तो कोई बच्चा सीधे सीधे इतना भी फॉर्मूला लिख सकता है, चलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज यहां से समझने के बाद अब वैल्यू डालना रह गया, तो मैं समझता हूं वैल्यू डालेंगे, आंसर निकाल देंगे। ग्रेस्प कीजिए और आंसर अपने हाथ से निकालेंगे तो एक अलग ही मजा आएगा आप लोगों को। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो थोड़ा कम मजा आएगा, और अगर इसका पढ़ के बैठ जाएंगे तो आपको पता ही लगेगा कब क्वेश्चन हमने किया था और कब खत्म हो गया। ये देखिए यहां सारे सॉल्यूशन में दे रखा है, एरिया भी दे रखा है आपको, ओमेगा भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, और सीधे सीधे फॉर्मूला डाला E0 =
एन बी ए ओमेगा और वैल्यूज डाली, आंसर आ गया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर ही मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो अगेन क्वेश्चन 1 करो या 10, लेकिन क्वेश्चन ऐसा करो जिससे फंडामेंटल्स क्लियर होते हो, जिसमें कुछ चीजें नई सीखने के लिए मिलती हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता हो। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे करोगे क्वेश्चन, लेकिन जो करोगे तरीके से करो। पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है। ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 200 टर्न्स, इसका सीधा सा मतलब n इक्वल्स टू 200 आ गया बच्चों। वायर 15 सेंटीमीटर बाई 14 सेंटीमीटर, यानी एरिया इक्वल्स टू 15 इंटू 40। ध्यान रहे 15 चौका 60, यहां गलती मत करना, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ऑफ बोथ आर इन सेंटीमीटर। सिंपली यू हैव टू राइट हियर 600 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया का कॉन्सेप्ट बच्चों ये आ गया, एन का कॉन्सेप्ट ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्या मेक्स 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है 50 RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट को सही करना जरूरी है, क्योंकि ये RPS जो है वो ऐसा ही सिस्टम की तो है नहीं। तो आप इसको लिखोगे 50 इंटू 2 पाई, दैट इज रेडियन अपॉन सेकेंड। तो ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, टेस्ला तो बहुत दिन से पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है क्या, वेबर पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी अपने आप में SI सिस्टम की यूनिट है। तो इसमें कुछ भी चेंज आप लोगों ने नहीं करना, भी आप लोगों का ये आ गया। What is the instantaneous potential? अब देखिए यहां इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एक नया वर्ड आया। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं फिजिक्स, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमने E इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जो पढ़ा है, ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस ही है। और वो इंस्टेंट कौन सी है, इंस्टेंट है ये स्मॉल टी। जो भी वैल्यू यहां पे स्मॉल टी की होगी, उसी पर ये वैल्यू ईएमएफ की होगी। जैसे जैसे टी चेंज होगा, स्मॉल टी चेंज होगा, वैसे वैसे ईएमएफ मेरा चेंज होता जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ चेंज होता जाएगा। इसी को मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूछा गया है तो कोई नई बात नहीं है, फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया। वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल। देखो बच्चों, इस बात को फिर ध्यान से देखो, ये कह रहा है प्लेन ऑफ द कॉइल। प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब ये एरिया वेक्टर नहीं है। एरिया वेक्टर और प्लेन ऑफ द कॉइल में होता है 90 डिग्री का अंतर। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, प्लेन ऑफ द कॉइल। और एरिया वेक्टर क्या है, ये जो फिंगर बाहर निकल के आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर और प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और आप यहां पे जो ओमेगा टी डालेंगे या थीटा इसको कहेंगे, वो किस किस के बीच में है, नॉर्मल टू द प्लेन, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच में है। यानी ये जो एंगल दे रखे हैं, थीटा 0 दे रखा है, 60 दे रखा है, 90 दे रखा है, ये आपको निश्चित रूप से चेंज करने होंगे। तो यहां पे तो हो जाएगा क्या, ये 90, यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 90 माइनस 60 यानी कि 30, यहां पे कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 यानी कि 0। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां आपको 90 डिग्री वाला आंसर चाहिए, वहां आप ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री डालोगे। जहां 60 डिग्री वाला आंसर चाहिए, वहां ओमेगा टी की वैल्यू आप 30 डिग्री डालोगे। और जहां आपको 0 डिग्री वाला आंसर चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, वहां आप लोग 90 डिग्री प्लेस करोगे। तो ये बात खास रूप से है, यहां मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। ज्यादातर बच्चे इस जगह पे गलती कर जाते हैं। तो आई होप सो अब आप आगे गलती नहीं करोगे और अपना क्वेश्चन सही से दोगे। तो इस बात पे एम्फेसाइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितना भी कॉन्सेप्ट था, मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। ग्रेस्प कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें यहां पे दे रखी हैं, आप देखेंगे ओमेगा 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई रेडियन पर सेकंड दे रखा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला डाला, वही सारी वैल्यूज हमने लिखी, जो भी मैंने समझाया वो सारा यहां पे लिखा हुआ है। यहां 90
डिग्री माइनस अल्फा हमने किया हुआ है एंगल निकालने के लिए, जो मैंने वहां पे आपको दिया था। सेम कॉन्सेप्ट फॉर यहां हमने डाला। अब मैं नया कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, दैट इज एडी करेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एडी करेंट्स क्या है? बेसिकली साइंटिस्ट हैं कौन? फॉकल्ट। तो फॉकल्ट ने इनको डिस्कवर किया था, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, इसलिए हम इनको फॉकल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं, एडी करंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये होती क्या है? अभी हम लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा था, दैट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं आई की बात करूं तो फाइनाइट रेजिस्टेंस आर से कॉइल के से मैंने डिवाइड किया तो करंट आ गया। बेसिकली इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट मेरी इंड्यूस हो रही है, इन्हीं इंड्यूस करंट को एडी करंट्स मैं कहता हूं। लेकिन कब? ये बात मैं पढ़ने जा रहा हूं, सिर्फ सिचुएशन का अंतर है, बाकी फॉर्मूला और वो सब कॉन्सेप्ट वही है। एडी currents are the current induced in solid metallic piece when the magnetic flux treating through them changes. Eddy currents also oppose the change in the magnetic flux. ये Lenz law की बात आ गई again. So their direction is given by Lenz law. तो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंज लॉ की हेल्प लेंगे। एडी करंट्स प्रोड्यूस कहां होती हैं, ये ऊपर दे रखा है, कितनी होती हैं ये बात यहां पे दे रखी है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कब इनको एडी करंट्स कहेंगे, कब ये यूजफुल होंगी, कब हमारे लिए हार्मफुल होंगी। तो बेसिकली जब अनडिजायरेबल इफेक्ट्स होते हैं इन करंट्स के, तो हम ये वर्ड एडी यूज करते हैं, ठीक है। डिजायरेबल होते हैं तो एडी हम लोग नॉर्मली इनको नहीं कहते, फॉकल्ट करंट कह देते हैं। जबकि फॉकल्ट करंट और एडी करंट्स में अंतर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सिचुएशन का अंतर है। जैसे आप ये मान लीजिए कि पूजा के फूल और अर्थी के फूल, फूल तो वही है, लेकिन अर्थी पे डालोगे तो अलग सेंस होगा और पूजा में ले जाओगे तो अलग सेंस होगा, बस इतना सा अंतर है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब जरा हम लोग इस चीज को यहां पे एलोबरेट करें। आगे डायग्राम दे रखा है, मैं डायग्राम के बेसिस पे ही कर देता हूं आपको। ये डायग्राम देखिए, बड़ा मजेदार डायग्राम है। देखिए, ये हम लोगों ने सपोज मैग्नेट का, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का साउथ पोल ले लिया, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखा रखी है नैरो मार्क से। ये मेरे पास कोई सॉलिड मेटेलिक पीस है, सपोज कॉपर का है, कॉपर की प्लेट है। इस कॉपर की प्लेट को एक रिजिड सपोर्ट से हैंग मैंने किया और बीच में इसको पेंडुलम की तरह से, कौन सा, कॉनिकल पेंडुलम कह सकते हैं या चलो रोटेटरी पेंडुलम कह सकते हैं, अपनी जगह पे इसको क्या कर दिया, हिला के छोड़ दिया। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉपर प्लेट की जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे 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 चेंज होगी, तो इससे लिंक्ड जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो चूंकि ये कॉपर की है तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या करेगी, इसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी तो नो डाउट इसकी सरफेस पे करंट्स दौड़ना शुरू कर देंगे, करंट्स इंड्यूस हो जाएंगी। उन्हीं इंड्यूस करंट्स को मैं क्या कहता हूं, फॉकल्ट करंट्स या एडी करंट्स कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगेन अगर मैं देखूं तो E इक्वल्स टू, मैंने पढ़ा था NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसको मैं I में कन्वर्ट करता हूं तो स्मॉल r, जो कि इसका रेजिस्टेंस है, उससे डिवाइड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा R जो है वो बढ़ जाए तो नो डाउट जो मेरी इंड्यूस करंट्स हैं या जो मेरी एडी करंट्स हैं या जो फॉकल्ट करंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगले फिगर में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम इन एडी करंट्स को, फॉकल्ट करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों रिड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि जनरली ये अनडिजायरेबल इफेक्ट देती हैं, और अनडिजायरेबल इफेक्ट है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा हो। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहां हम लोगों ने रेसिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश की, और ये जो हमारे पास बीच में कॉपर की शीट थी, इस कॉपर की शीट को परफोरेटेड बना दिया, यानी बीच में मैंने इसमें ग्रूव्स काट दिए, ग्रूव्स काट दिए। तो अब करंट को कंपैरेटिवली लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है। लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है तो सब लोग जानते हैं रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंड्यूस करंट मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से परफोरेटेड जो मेरे पास प्लेट्स होती हैं उनसे हम लोग इंड्यूस करंट्स या एडी करंट्स या फॉकल्ट करंट्स की वैल्यूज को कम कर सकते हैं। ये था हमारा एडी करंट्स को कम करने का तरीका। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए
ये क्या होना चाहिए भैया, सिंपल सा फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अब फ्लक्स चेंज होना चाहिए तो कोई जरूरी तो है नहीं कि जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया उससे फ्लक्स चेंज होगा। यहां पे हम देखते हैं नीचे वाला कॉन्सेप्ट, देखिए क्या, मैंने बाहर से कोई सोर्स यूज किया एसी। एसी का मतलब क्या है, एक ऐसी करंट जो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही होती है। ये मैंने ले लिया क्या, कॉइल बना दी। ये ले लिया एक तरीके से कॉन्सेप्ट किसका, सोलेनॉइड का। अब सोलेनॉइड क्या है अभी आगे बढ़ेंगे, वैसे तो पीछे थोड़ा सा डिस्कस कर भी चुके हैं हम लोग। नो डाउट क्या होगा, जब वेरिंग ये करंट होगी तो यहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके ऊपर आपने मान ली रख दिया ये प्लेट, मेटलिक प्लेट। अब ये मेटलिक प्लेट के थ्रू क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक प्लेट के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, एडी करंट्स होंगी। एडी करंट्स की डायरेक्शन उस कॉज को अपोज करेंगी जिस कॉज की वजह से वो इंड्यूस हुई है। कॉज क्या था, इस करंट का फ्लो होना। ऑब्वियसली इस करंट को फ्लो होने से ये इसकी जो एडी करंट्स हैं वो रोकने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, ये प्लेट मेरी हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म हो जाएगी तो मैं इसको क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा जी इंडक्शन कुकर बना दिया मैंने, मार्केट में जाके खरीद लाऊंगा। फिलिप्स का, इंटेक्स का, हेवल्स का, पता नहीं कौन कौन से खरीद के लाते हो आप लोग। वही है ये थर्मल कुकर, यही है वो इंडक्शन चूल्हा। कुछ नहीं होता, सिंपल सा एक एसी कंटेन किए हुए नीचे कॉइल होती है। कॉइल के ऊपर एक मेटल पीस हम लोग रख देते हैं हिंज करके, फिक्स करके। अल्टीमेटली ये इसको अपोज करता है, एडी करंट्स इसमें प्रोड्यूस होती है। अब ये मत कोई कहना कि जी एडी करंट प्रोड्यूस होती तो हमको तो लगती नहीं जब हम उसके ऊपर अपना क्या केतली या व्हाटएवर सो पानी का टब या कुछ भी रख देते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स आपको नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। सर्किट ये जो ऊपर प्लेट है इसका इसी के अंदर ही कंप्लीट हो जा रहा है, तभी तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर का कॉन्सेप्ट आ रहा था। E इक्वल्स टू हम लोगों ने, सॉरी E अपॉन R इक्वल्स टू हम लोगों ने I पढ़ा था। तो ये रेजिस्टेंस जो है इस कॉइल का है और सर्किट इसके अंदर ही अंदर पूरा हो जा रहा है। जहां आप हाथ लगाते हो तो आपके साथ में कोई भी अंतर नहीं आता। वैसे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आपको इंसुलेटेड पैड यूज करना चाहिए, ठीक है ना, चप्पल पहन के काम करना चाहिए। और जो कुकर है या उसका भी जो हैंडल है वो बेकेलाइट का बना होना चाहिए। ये सेफ्टी फीचर्स है, बाकी लगेगा नहीं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंट वे हम लोगों ने पढ़े फॉकल्ट करंट्स को लेकर के। अब इसकी डिफाइन की बात मैं करता हूं, तो जरा देखें क्या है दूसरी डिफाइन यहां पे। एडी करंट्स कॉज अननेसेसरी हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब सीधा सा है, जब भी अननेसेसरी इफेक्ट आ रहा हो तो उस करंट को एडी करंट कहते हैं। जब भी अननेसेसरी इफेक्ट हो रहा हो। अब मान लीजिए आपको तो इंडक्शन कुकर में क्या करना है, ये करंट्स प्रोड्यूस करनी है, इन्हीं की वजह से तो हीटिंग होगी। तो वहां आप एडी करंट ना कहें, वर्ड इंड्यूस करंट यूज करें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बाकी है तो वो एडी करंट ही। अब मान लीजिए कोई अपना हाथ रखता है, जल जाता है, तो उसके लिए तो हार्मफुल इफेक्ट है। हार्मफुल इफेक्ट है तो एडी करंट कह दोगे आप। और अगर मान लीजिए आप उस पर अपना क्या हलवा बनाना चाहते हो जी, हलवा बनाना चाहते हो तो वो आपके लिए यूजफुल है। यूजफुल है तो एडी करंट आप ना कहें, ज्यादा अच्छी बात है। बस वर्ड्स का अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने बताया पूजा के फूल और अर्थी के फूल। तो हम लोग यहां बात कर रहे थे, एडी करंट्स कॉज अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एडी करंट्स मे इवन डैमेज द इंसुलेशन ऑफ द कॉइल। ये एक तरीके से इनका हार्म बता रखा है कि भैया एडी करंट्स जो प्रोड्यूस होती हैं उनकी वजह से क्या हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। हीटिंग की वजह से क्या होगा, जो कॉइल है उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है, उसकी जो मेटल है वो मेल्ट भी हो सकती है। बड़ी बड़ी इंडक्शन फर्नेस हम लोग बनाते हैं, लोहे को मेल्ट कर देते हैं जी, इन्हीं एडी करंट्स की हेल्प से। चलिए अब हम लोग आगे बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स की बात करें। अब यहां पे नो डाउट ये डिजायरेबल कॉन्सेप्ट है, तो नाम अभी भी आप एडी ही कह रहे हो, लेकिन डिजायरेबल है तो आप समझ सकते हैं। इनको फॉकल्ट करंट कहेंगे, ज्यादा कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे, ज्यादा अच्छी बात होगी। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, इंडक्शन फर्नेस अभी मैंने ऊपर बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डियर स्टूडेंट्स अभी आपने देखा था 2 मिनट पहले, ये मान लीजिए 2 कॉइल हैं और इनके बीच में आपके पास में ये कोई ऑसिलेटिंग प्लेट है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं। जब इसको क्या करेंगे, ऑसिलेट करा के छोड़ देंगे तो इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। और जो एडी करंट्स हैं उनकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उस कॉज को अपोज करेंगे जिस कॉज की वजह से वो इंड्यूस हुआ है। और कॉज क्या था, इसका ऑसिलेट करना। नो डाउट थोड़ी बहुत देर में इसके ऑसिलेशंस रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वही चीज हमने लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब ऐसे ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड
ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है। इलेक्ट्रिक ब्रेक बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट, जो आप लोग अभी तक बाइक्स में, गाड़ियों में ब्रेक यूज करते हो, उनमें क्या होता है, उनमें एक ये अंदर ड्रम होता है और इसके चारों तरफ ये ब्रेक शू लगे होते हैं। आप इन ब्रेक शू को इसके ऊपर क्या करते हो, अटैच करते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जिसकी वजह से ब्रेकिंग होती है। लेकिन सोचो अगर ब्रेकिंग विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट हो जाए, दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ब्रेकिंग हो जाए, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, नो डाउट वियर एंड टियर बच जाएगा, ब्रेक शू का खर्चा बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हमारे काम भी कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स एक बहुत मजेदार सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, लेकिन अब मजबूरी यह है कि आइडियाज को शेयर करने का प्लेटफॉर्म या तो मैंने कभी खोजने की कोशिश नहीं की, या खोजा नहीं, या मुझे पता नहीं है। आप लोग भविष्य में कर सकते हैं ऐसा। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर अगर मैं ये इलेक्ट्रिक ब्रेक्स लगा दूं, एडी करंट पे बेस्ड ब्रेक लगा दूं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी मैं उसी इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी चार्जिंग के लिए यूज कर सकता हूं। तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तब तो आपका कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो एनर्जी आपने कंजर्व कर ली, वो आपने अपने पास वापस बैटरी को चार्ज करने में यूज कर ली। इस तरह से एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स काफी हद तक बढ़ सकती है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? बिकॉज ऑफ मेरा अपना ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम लोग कोई भी गाड़ी चलाते हैं सिटी के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली 40% एनर्जी ब्रेकिंग में खर्च होती है। जो मोमेंटम हमने गाड़ी का डेवलप किया, ब्रेक लगाया, तो सारा मोमेंटम जो है ना वो हीट में प्रोड्यूस होकर के बाहर निकल जाता है, या ब्रेक शू घिस जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स ब्रेक शू भी नहीं घिसेगा, और जो 40% इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी खराब हो रही थी ब्रेकिंग में, उसको मैं रिसाइकल एक तरीके से करके वापस उन्हीं बैटरियों को चार्ज करने में यूज कर सकता हूं। इस तरह से जो मेरी स्कूटी या जो कार, अब देखिए स्कूटी तो कॉस्ट काफी कम होती है, उसमें अगर ये सब हम लगाएंगे तो नो डाउट काफी महंगी बैठ जाएगी, शायद कोई परचेज ना करे मार्केट में। लेकिन कार के अंदर, बसेस के अंदर ये काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। बस का इतना मोमेंटम होता है कि एक बार ब्रेक लगाने पे काफी सारी एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी बैटरी को चार्ज करने में वापस लाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के ऊपर ये काम किया जा सकता है, और नो डाउट काफी हद तक हमारी एफिशिएंसी कार्स की बढ़ जाएगी। देन आफ्टर स्पीडोमीटर्स, डियर स्टूडेंट्स जो स्पीडोमीटर होते हैं उनमें भी हम लोग इन्हीं करंट्स का यूज करते हैं, और करंट की हेल्प से ही हम लोग जो डायल है उसके ऊपर रीडिंग लेकर के आते हैं। देन आफ्टर इंडक्शन मोटर। अब इंडक्शन मोटर बेसिकली ये डीसी मोटर होती हैं और इनमें हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। डियर स्टूडेंट जैसे इलेक्ट्रिक शील्डिंग की बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात की थी, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो नो डाउट अगर मैं यहां पे कोई कंडक्टिंग शीट ले लेता हूं, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, तो इसके नीचे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काम नहीं करेगा। जो घरों में एनर्जी मीटर होते हैं उनमें हम एडी करंट्स को यूज करते हैं। फिर है हमारा इंडक्टोथर्मी, इसमें हम लोग एडी करंट्स को यूज करते हैं लोकलाइज्ड टिश्यूज को वार्म अप करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट लोकलाइज्ड टिश्यूज क्या है, पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के टिश्यूज को अगर मेरे को वार्म अप करना है, गर्मी पैदा करनी है, तो मैं उस पर्टिकुलर जगह पे रेडिएशंस के थ्रू, मैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू ये काम कर सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट था एडी करंट्स के यूजेस का। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करना चाहेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या है ये बात मैं समझता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। इस फिगर में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे क्या है, कैसे है, और फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए सेल्फ इंडक्शन को मैं सेल्फ मोटिवेशन से एक बार कंपेयर कर सकता हूं। सेल्फ मोटिवेशन क्या है, मान लीजिए आज मैंने कोई अच्छा काम किया और उस अच्छे काम के बेसिस पे मेरे को आत्मिक शांति मिली, मेरे को अच्छी लगी, मेरे को क्या बेटर फील हुआ, तो मैं अगले दिन वही काम रिपीट करता हूं। दैट इज सेल्फ इंडक्शन। या इसका उल्टा भी हो सकता है, आज मैंने कोई काम किया और वो काम सपोज मेरे को अंदर से लगता है कि नहीं यार मैंने गलत किया। मान लीजिए मैंने सिंपल सा आज का टाइम ऐसे ही खराब कर दिया और कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मेरे को शाम को सोते समय लगेगा यार आज का दिन तो पूरा बेकार कर दिया, मीनिंगलेस हो गया।
तो मैं अगले दिन क्या करता हूं, सेल्फ मोटिवेट होता हूं और उस काम को दोबारा से नहीं करता, यानी अगले दिन मैं पढ़ाई अपनी कर लेता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहां है। यहां आप सिर्फ एक डायग्राम देखिए, पहले मान लीजिए ये वाला डायग्राम देखिए, ये वाला डायग्राम आप देखिए। यहां क्या हो रहा है, एक बैटरी लगा रखी है, सर्किट लगा रखा है, इसमें एक कॉइल लगा रखी है। जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करता हूं यानी ऑन करता हूं तो इसमें क्या होगा, करंट मेरा एकदम से बढ़ेगा। करंट मेरा बढ़ेगा तो इसके चारों तरफ बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी फ्लक्स पहले जीरो था अब बढ़ गया, यानी चेंज इन फ्लक्स हो गया। चेंज इन फ्लक्स हो गया तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये पूरा का पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट भी है। मैंने एक बार क्लोजिंग स्विच का कॉन्सेप्ट लिया, करंट को बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, ईएमएफ मेरा इंड्यूस हो गया। अब इसका उल्टा ये है कि मान लीजिए पहले सर्किट में करंट फ्लो कर रही थी, अब मैंने इस स्विच को ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो जो करंट फ्लो कर रही थी वो एकदम से जीरो हो गई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बन रहा था वो भी जीरो हो गया, यानी पहले था अब जीरो हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स हुआ। जब चेंज इन फ्लक्स हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ऑब्वियसली इसमें से एक करंट फ्लो होना शुरू हो गई, जिसकी डायरेक्शन क्या थी, जो मेन करंट थी उसके अपोजिट थी। देखिए इंड्यूस करंट जो होती हैं, एडी करंट जो होती हैं, ग्रोइंग केस में, बढ़ते हुए केस में अपोजिट डायरेक्शन में ही इंड्यूस होती हैं। ये बात आगे कोई क्वेश्चन लेकर के और हम एक्सप्लेन कर देंगे, या चलो लगे हाथ कर ही देते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई यहां पे कॉइल है और ये मेरे पास इंक्रीजिंग करंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग करंट की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल रखी हुई है, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ है, पूरी कॉइल मेरे पास कंप्लीट है, इसका अपना रेसिस्टेंस है, तो इंड्यूस करंट होगी। ऑब्वियसली इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो मेन करंट है उसके अपोजिट होगी। कब, जब ये करंट मेरी इंक्रीजिंग है, तो ये डायरेक्शन हो गई। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत बार आपसे पूछा गया कि एक आपको इंक्रीजिंग करंट दे रखी है, उसके जस्ट नीचे या जस्ट ऊपर क्या कर रखा है, उसने कोई कॉइल दे रखी है, वो कहता है जी इसमें करंट की डायरेक्शन बताओ, तो आपको अपोजिट बतानी है। अब इसका उल्टा देखिए, डायग्राम वही है, ये करंट है, ये आपके पास कॉइल है, लेकिन अब ये करंट आई जो है वो डिक्रीजिंग है, तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट इसमें बनेंगी। ये बात मुझे यहां पे समझानी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट यहां पे लेना है। इंक्रीजिंग करंट है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी, डिक्रीजिंग करंट है तो नो डाउट डिक्रीज करने को अपोज करेगी। जब डिक्रीज करने को अपोज करेगी यानी सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट हमारी होंगी। तो ये हमारा एक कॉइल और उसी के अंदर इंड्यूस करंट हमारी बन रही है। इस पूरे प्रोसेस को कहता हूं मैं क्या, सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस, और इस फिनोमेना को कहूंगा मैं सेल्फ इंडक्शन। किसी कॉइल की इस प्रॉपर्टी को कहूंगा मैं सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोगों ने यहां आगे डिफाइन किया हुआ है। देखिए क्या डिफाइन किया हुआ है, समझते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल when a changing current passes through it। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम लोग इसको यहीं सम अप करेंगे डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे। अगेन सिलेबस के बारे में ध्यान रखिएगा, सारे टॉपिक आप लोगों को तैयार करने हैं, कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले हम लोग आपको बता देंगे कि क्या छोड़ना है और क्या करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।